बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। बल तथा गति का नियम, ये हम पाठ कर रहे हैं और आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो जड़त्व और तथा द्रव्यमान के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ आप देखिए, हमने इससे पहले गति का पहला नियम की बात करी और हम इसके बाद जो हमारे सेशंस होंगे उसमें हम उसके जो दूसरे और तीसरा नियम है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें जड़त्व और द्रव्यमान के बारे में थोड़ा सा समझना होगा। तो चलिए अपनी बुक खोलते हैं और देखते हैं ये जड़त्व और द्रव्यमान का आपस में क्या रिलेशन है। तो बच्चे, यहाँ आपके बहुत अच्छे एक एग्जांपल्स देकर समझाया है, तो ये हम थोड़ा सा आपको एक आपकी बुक का थोड़े से रेफरेंस ले लेके समझा रहे हैं कि अभी तक जो हम लोगों ने ऊपर जो हमने इससे पहले वाले जो उदाहरण एक डिस्कस करे थे और उस जो हमने देखा था कि कैसे हमने स्ट्राइकर से जो कैरम बोर्ड है उसकी गोटियां गिराते हैं। हमने वो एक क्लास का एक्सपेरिमेंट देखा कि कैसे एक हार्ड वो जो पेपर है उसको हटाते हैं और जो हमारा 5 का सिक्का है वो नीचे गिर जाता है। तो इस प्रकार जो हमने उदाहरण और जो गतिविधियां हमने देखी, तो इससे हमें ये ज्ञात होता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का एक वो विरोध करती है। और ये चीज हम हर बार पढ़ रहे हैं कि वो जिस अवस्था में उस अवस्था में रहना चाहती है, लेकिन जब एक हम असंतुलित बल लगाते हैं तभी उसमें कोई एक चेंज आता है। और ये जो है कि जो हम अवस्था की बात कर रहे हैं, तो जैसे कोई भी वस्तु या विराम अवस्था में या गतिशील है, वो अपनी मूल अवस्था को वो बनाए रखना चाहती है। और ये जो वस्तु का गुण है कि वो अपनी एक जो स्टेज है उसको मेंटेन करना चाहती है, वो ही उसका जड़त्व कहलाता है। क्लियर हुआ? तो अब जो प्रश्न आता है कि क्या सभी वस्तुओं का जड़त्व समान होता है? तो ये हम जानते हैं कि जैसे आपका कोई एक बक्सा है जिसमें हमने पुस्तक भर रखी है, तो उस को एक अगर हम धकेलना चाहते हैं, उसको मूव करना चाहते हैं और उसकी अपेक्षा अगर हम एक खाली बक्से को धक्का देना चाहते हैं, तो किसको धक्का देना आसान होगा बताइए? खाली बक्से को देना आसान, एक धक्का देना आसान होगा ना। और जो जिसके अंदर सामान भरा हुआ है उस बॉक्स को हमें एक मूव करना वो हमारे लिए कठिन कठिन होगा। ठीक है। उसी प्रकार अगर हम देखते हैं कि हम एक कोई फुटबॉल है उसको किक मारते हैं और उसकी जगह अगर हमें किसी पत्थर पे किक लगाएं, तो फुटबॉल पे किक लगाएंगे वो इजीली मूव कर जाएगी, पत्थर पर लगाएंगे तो क्या होगा, उल्टा हमारे ही पैर पर चोट लगेगी और वो मूव नहीं करेगा। तो अब हम देख रहे हैं कि एक द्रव्यमान का कोई असर पड़ रहा है हमारे उस इनर्शिया पे, है या नहीं है? कि अगर कोई चीज भारी है तो उसको उसका हम उसको हटाने में उसको खिसकाने में हमें ज्यादा एक जोर लगाना पड़ रहा है या हम उसको नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उस दूसरी जगह अगर किसी चीज का द्रव्यमान कम है उसको हम मूव इजली कर पा रहे हैं। तो इसी प्रकार हमने जो एक ग्लास में सिक्का गिराने की बात करी थी, तो अगर हम 5 का सिक्का जैसे हमने कहा था, तो 5 के सिक्के की जगह अगर हम कोई और ऐसा सिक्का रखें जो उससे हल्का हो, तो हम ये देखेंगे कि इस क्रिया को करने के लिए हमें कम बल की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरे और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं कि कोई एक ठेल गाड़ी है, उसको चलाने के लिए जितने बल की हमें एक आवश्यकता रहती है, उतना ही बल अगर हम किसी रेलगाड़ी को चलाना चाहें, क्या चला सकते हैं? एक ठेल गाड़ी को हम जिससे हम एक चला पा रहे हैं जितना बल देकर, मतलब आप देख लीजिए एक इंसान है वो एक ठेल गाड़ी चला पा रहा है नॉर्मल सा है, क्या वो इंसान रेलगाड़ी चला सकता है? धक्का देकर, वैसे नहीं ड्राइव करने का नहीं है, धक्का देकर। तो ये भी हम देखेंगे, ये भी एक पॉसिबल नहीं है कि जितना बल हम एक ठेलगाड़ी को चलाने के लिए लगा रहे हैं उतने ही बल से हम कोई रेलगाड़ी को चला सकें। तो इस कारण हम क्या देख हम एक चीज ये कह सकते हैं कि जिसको हम एक नहीं चला पा रहे हैं, चाहे वो हम पत्थर का हम एग्जाम्पल लें, बुक से भरे हम बॉक्स का एग्जाम्पल लें, हम एक रेलगाड़ी का लें, तो हर जगह क्या है
कि वहां पे हम देखते हैं जिसको हम उतने बल से नहीं चला पा रहे हैं, जितने बल से हम उससे हल्की वस्तु को चला पा रहे हैं, तो इसका कारण है कि उनका जो जड़त्व है वो अधिक है। तो जैसे रेलगाड़ी और ठेलगाड़ी का ही अगर हम एग्जाम्पल लें, तो रेलगाड़ी का जो जड़त्व है वो ठेलगाड़ी से अधिक होता है। तो सिंपल है कि जिस चीज को, जैसे हमने पत्थर फुटबॉल का एग्जाम्पल लिया, तो पत्थर को हम नहीं हिला पा रहे हैं उतने बल से जितने बल से हम एक फुटबॉल को हिला सकते हैं। तो इसका ये अर्थ हुआ कि जो पत्थर है उसका जो जड़त्व है वो फुटबॉल से अधिक है। तो और ये सारे जो हमने एग्जाम्पल्स करे, इससे हमें एक चीज ये पता चलती है कि भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होता है, ठीक है, और जो हल्की वस्तु है उनका जड़त्व कम होता है। और अगर हम मात्रात्मक रूप में लें तो किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान से मापा जाता है। तो यह हुआ जड़त्व और द्रव्यमान का रिलेशन, कि जितना अधिक द्रव्यमान होगा जड़त्व भी उतना अधिक होगा, ठीक है, उस वस्तु का। तो अतः हम जड़त्व और द्रव्यमान को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। तो यहाँ ये अब हमें पता चल गया द्रव्यमान और जड़त्व का क्या रिलेशन है। और ये मीन्स अगर हमें वो कठिनाई हो रही है उसको मूव करने के लिए, इसका अर्थ है कि वो जो हम उसको फोर्स दे रहे हैं उसका वो विरोध कर रहा है। जो हमने ऊपर पढ़ा था कि कोई भी वस्तु अगर विरामावस्था में है, हम उसको मूव करना चाहते हैं तो वो उसका विरोध करती है। इस कारण हमें एक असंतुलित बल लगाना पड़ता है उसको मूव करने के लिए। कोई चीज अगर गतिमान है, वो गतिमान रहना चाहती है, हमें एक असंतुलित बल लगाना पड़ता है उसको रोकने के लिए, क्योंकि वो उसका विरोध करती है। वो गतिमान रहना चाहती है, वो रुकना नहीं चाहती है। तो हाँ, एक हमें असंतुलित बल लगाना पड़ता है। तो यहाँ आप जब अलग अलग चीजें हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन जब सब चीजें एक साथ कंबाइन करेंगे तो हमें पूरी एक चीज समझ में आएगी। तो आज जो पढ़ा है इसका हम नोट्स देख लेते हैं। जड़त्व तथा द्रव्यमान, किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। तो जड़त्व समझ लिया आपने क्या है? कि ये वो प्राकृतिक गुण है जो जो उनकी जो अवस्था है उसके परिवर्तन का विरोध करता है। इस कारण किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने समझा जड़त्व और द्रव्यमान का क्या रिलेशन है, और यही हमें जो हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उसको और हमें समझने में आसानी होगी। जो हमने पहले लॉ में पढ़ा और हमने देखा कि कैसे जब हम एक गतिमान अवस्था में हैं और जिस कोई गाड़ी है वो जब विराम अवस्था में आ रही है तो हम क्यों आगे गिर रहे हैं, और जब जैसे बस में हम खड़े हैं और जब वो एक अचानक चलना स्टार्ट करती है तो क्यों हम एक पीछे की तरफ गिरते हैं, क्योंकि हमारा जो बॉडी जो स्थिर है वो उसका विरोध करता है। तो ये सारा चीजें थोड़ा सा आपको हो सकता है ये नई नई चीजें पता चल रही हैं, और कहीं कहीं आपको ये लगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप जो हम सेशंस कर रहे हैं इनको आप फिर से देखिए, समझिए, बुक में जो मार्क करवा रहे हैं उसको पढ़िए, और सबका रिलेशन बना के खुद भी समझने का कोशिश करें। उसके बाद भी कोई प्रश्न आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो अगले सेशन में फिर मिलते हैं। बाय।